अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे मुलाकात हो रही है और ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है। गो कि पिछले हफ्ते भी हम आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आए थे, मगर शायद वो नशर मुकर्रर किस्म का प्रोग्राम हमने आपके लिए किया था। और जैसे कि आप जानते हैं, डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फ़ोरम से हम आपके लिए हर थर्सडे को एक प्रोग्राम लेके आते हैं जो कि मुस्तनद प्रोग्राम है, जो कि अहाता करता है डायबिटीज़ के मुख्तलिफ़ पहलुओं का, और नाम है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं। और हमारे साथ होते हैं डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आज भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आपको खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। एक तो आप भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हुए थे, दुबई गए हुए थे। पिछले हफ्ते जो है हम किसी और वजह से जो है अपना एक नशर मुकर्रर का प्रोग्राम कर रहे थे। तो आज के लिए हम आपसे थोड़ा सा पूछेंगे कि जो आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे उसके क्या माहासिल था, उसकी क्या बातें थी। मगर इससे पहले नाजरीन मैं बताता चलूँ कि मिस इकरा तारिक भी हमारे साथ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आपको भी वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब, कहाँ गए हुए थे आप, और वो क्या ऐसे नई चीज़ें आ रही हैं, क्या पेशरफ्त हो रही हैं? डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस बारे में जानना चाहते हैं कि हमारे कंसल्टेंट्स हमें कोई ऐसी उम्मीद की किरण दिखाएं जो कि बिल्कुल कोई चमत्कार ही हो जाए। चमत्कार वाली बात तो नहीं होती। बेसिकली जो वर्ल्ड डायबिटीज़ कांग्रेस है जो हर 2 साल बाद होती है, पिछले 2 साल पहले ये कनाडा में थी, अब इस साल अबू धाबी में है, अगले 2 साल बाद ये कोरिया के अंदर होगी जी। तो उसमें पूरी बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस होती है जी, ये एक जनरल कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर हम पब्लिक हेल्थ के एस्पेक्ट से बात करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि पाकिस्तान की तरफ से एक डाटा प्रेजेंट किया गया। इसमें डाटा में था कि पाकिस्तान के अंदर शुगर के मरीज़ों की शरह क्या है, और ये खासी परेशान कुन है। और इसमें एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 26% तक इसकी शरह देखी गई है। यानी आप अंदाज़ा करें कि हर चौथे बंदे को डायबिटीज़ का है, ये डायबिटीज़ से रिलेटेड ठीक चीज़ें हैं। तो ये एक है, और इसमें फिर उस हवाले से देखा जाता है कि इसके किया क्या जा सकता है जी। उसके हवाले से काफ़ी बात हुई। फिर कुछ जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ यानी बहुत सारे इलाज हैं उसके बारे में प्रेजेंटेशन है और हुई। उसमें देखें इलाज बहुत सारे हैं और आ भी गए हैं, मार्केट के अंदर हैं और कुछ पाइपलाइन के अंदर हैं। और लेकिन जो उसमें सबसे प्रॉब्लम आ रही है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। ओके। कि जो हमारे जैसे तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनके अंदर इसके जो ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की। तो जो वर्ल्ड डायबिटीज़ कांग्रेस की कोशिश ये होती है कि उन अद्वियात का इंतखाब किया जाए जो इनके कॉस्ट कम है, जो अफ्रीका के मुल्कों में भी काम आ सकें और एशिया के मुल्कों में भी जी। जो बाकी जो दूसरे मुल्क है जहाँ पे आप इंश्योरेंस कवरेज है, जो गवर्नमेंट है या इंश्योरेंस की वजह से आपको ट्रीटमेंट मिलता है, तो वहाँ हालात और तरह से है जी। तो इसमें काफ़ी सैर हसल सेमिनार से सिम्पोजिया थे और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा था कि आप दूसरे लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ लोगों के ममालिक के जो लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे मिल के जब तबादला ख्याल होता है तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है और तरह से डेवलप होता है। जी। तो डेफिनेटली एक अच्छी मीटिंग थी। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। और मिस इकरा, आप बताएं, आप कहाँ कहाँ घूमती रहीं? मैं तो लाहौर में ही थी, मैं कहीं भी नहीं गई। ठीक है। मेरा कहने का मकसद था कि आप कोई इनपुट देना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें। बिल्कुल, हमारे लास्ट प्रोग्राम जो था उसमें काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे हैं जो कि अभी डॉक्टर साहब से भी पूछती हूँ मैं कि एक उन्होंने हैं नकवी शाहिद साहब, उन्होंने पूछा है कि क्या नकवी शाहिद साहब ने बड़े सवाल किए, धनाधन कई सवाल। इनको बुलाएं अगले सेशन में मेरे ख्याल से। अच्छा, ये डॉक्टर साहब आपने एक जो जिक्र किया है, मैं इसको आई वांट टू टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, जो आपने फरमाया कि अगले सेशन में बुलाएं। डॉक्टर साहब, क्या ही अच्छा हो कि नेक्स्ट थर्सडे यानी कि हम सन 2018 से पहले ही ये काम शुरू कर लें कि अभी हम लोग बैठ के अपना आपस में कंसल्टेंट हैं आप, हम आपसे सवाल पूछते हैं, मगर हम ये चाहेंगे कि अगला ज़रा एक ख़ास प्रोग्राम करें, क्योंकि 1 साल तकरीबन हो गया हमें करते हुए। और इसमें जैसे आपने फरमाया कि ये इनको बुलाएं नकवी शाहिद साहब को, तो हम अपने नाजरीन को ये इनविटेशन देना चाहते हैं आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की तरफ से, कि जो हमारा नेक्स्ट थर्सडे को प्रोग्राम होगा, आज 21 तारीख है, हाँ जी, 21 तो 28 को जो प्रोग्राम होगा
ٹھیک ہے. اس میں آپ لوگوں کو ہم شرکت کی دعوت دیتے ہیں اور آپ 71 جیل روڈ یعنی کہ سروسز ہاسپٹل کے بالکل سامنے جہاں پہ ہمارا ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان ہے، جہاں پہ ڈاکٹر محمد امتیاز حسن جو ایز اے کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ گزشتہ 20 سال سے زیادہ سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اور نہ صرف ڈاکٹر صاحب بلکہ ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم جو ہے کنسلٹنٹس کی آپ کی خدمت کر رہے ہیں. تو آپ یہاں پہ پلیز تشریف لائیں. نیکسٹ تھرسڈے کو آپ تقریباً 4 بجے یہاں پہ آ جائیں. میرے خیال سے اگر فون نمبر آپ بتا دیں گا، اپنا نام لکھوا دیں ہم ان کو، تاکہ جو پہلے آئیں پہلے کو، کہ ہمارے پاس ایک محدود نشستیں ہوتی ہیں اس میں. یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب جو ہے بالکل چیز کو اچھے سے بہترین طریقے سے بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ یہاں پہ ہبڑ دبڑ بھی نہ ہو کہ آپ آئیں اور آپ کو برا لگے. تو یہ بالکل ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہماری اسکرین پہ ایک نمبر جو ہے ہم فلیش کریں گے اور آپ کائنڈلی وہاں پہ کال کیجئے اور اس پروگرام کی بابت ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں ڈاکٹر امتیاز حسن سے پوچھیے. اس میں شرکت کے لیے بنفس نفیس خود آپ تشریف لائیں اور اپنے نام کی رجسٹریشن کرا دیں اسی نمبر پہ، تاکہ جب آپ آئیں تو آپ کی سیٹس ہوں. اگر وہ فل ہو جائیں گی تو پھر ہم اوبویسلی ریفیوز کریں گے کہ بھئی ہم تقریباً کم لوگ چاہ رہے ہیں. آہستہ آہستہ اس کو اور بھی بڑھاتے چلے جائیں گے. سو دیٹ از another very good idea ڈاکٹر امتیاز. تو I wanted to take this opportunity to invite people. Now you please go ahead. لیکن ایک اور چیز بھی جو میں لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ اب ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان کراچی میں بھی کھل چکا ہے. کراچی کے لوگوں کے لیے کافی بڑی سہولت ہے یہ کہ وہ وہاں پہ اب جا سکتے ہیں. کہاں کھولا ہے آپ لوگوں نے؟ میرا خیال ہے یہ نارتھ ناظم آباد میں وہ جگہ ہے اور مین لب سڑک ہے، اور وہاں پہ بھی کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ جو ہیں موجود ہیں. اور پہلے یہ فیسلٹی لاہور تک محدود تھی، اور گزشتہ 20 سال سے زیادہ سے جو ہے یہاں پہ ایک ٹیم جو ہے وہ آپ کی خدمت کر رہی ہے، جس میں لیب بھی ہے اور ساری فیسلٹیز موجود ہیں، اور ایک بہترین علاج جو ہم لے کے چل رہے ہیں. اور ڈاکٹر امتیاز حسن جس طرح ہمیشہ فرماتے ہیں کہ بجائے یہ کہ ہم کمپلیکیشنز کے لیے ایک علاج گاہ بنائیں، ہم کیوں نہ ایک ایسی کوشش کاوش کریں کہ کوئی جو ہے کمپلیکیشنز تک پہنچے ہی نہ اور ڈائبٹیز کو اچھے سے مینج کر لے. تو اب یہ کراچی میں بھی ہم اسی ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان ہیز گون ٹو کراچی، اینڈ ویری سون probably in the beginning of next year 2018 we are also going to have another branch in Islamabad. صحیح، پھر تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. جی بالکل، کہ کراچی کے لوگ جو کہ وہاں پھر ڈائریکٹ جا بھی سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی فرما رہے ہیں کہ وہ جو کانفرنس تھی اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ تقریباً 25 سے 26% لوگوں کو، ہر چوتھے شخص کو پاکستان میں ڈائبٹیز ہے. تو پھر ایسے میں کیوں نہ جو کراچی کے لوگ ہیں اور اسلام آباد کے یا ناردرن ایریاز کے لوگ ہیں، وائی شوڈ دے ہیو ٹو کم ٹو لاہور؟ they can have their treatment in their own nearest cities. تو یہ اسی ضمن میں ایک ہماری کاوش ہے. چلیں اب کوشچن پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے. نقوی شاہد صاحب نے پوچھا ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں کیا وہ جو ہے وہ بوائلڈ ایگ کھا سکتے ہیں؟ ان کے لیے کوئی نقصان تو نہیں ہے اس کو کھانے سے؟ مجھے ڈاکٹر صاحب لگتا ہے کہ وہ سردیاں آتی ہیں نا تو ٹرین اسٹیشنز پہ یا لوگ لیے ہوئے وہ ایک جو پانی کا نہیں ہوتا واٹر کولر جو استعمال گرمیوں میں ہوتا ہے، وہ سردیوں میں اس میں انڈے ڈالتے ہیں اور آواز آ رہی ہوتی ہے گرم انڈے گرم انڈے. تو یہ اس سے امپریس ہوئے ہیں کہ مجھے کھانے کی اجازت ہے یا نہیں. اچھا، یہ موسم کے لحاظ سے سوالات بھی بدلتے رہتے ہیں. جو سردیوں میں انڈوں کے سوال آنے شروع ہوتے ہیں، گرمی میں آم کے سوال آنے شروع ہوتے ہیں، تو یہ کویشچن چینج ہوتے رہتے ہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں انڈے کے بارے میں ریسنٹ نا بڑی کنٹروورسی چلی ہے، جو امریکہ کے اندر ایک، کیونکہ وہاں پہ آپ امریکہ میں اگر جائیں، آپ بھی گئے ہیں، میں بھی رہا ہوں وہاں پہ، تو وہاں پہ اس میں وہ 2 انڈے کھاتے ہیں. آپ سارے لوگ 2 انڈے صبح کے وقت 2 انڈے کھا رہے ہوتے سارے لوگ. تو اس میں ایک وہاں پہ ایک بڑا پاورفل ایک سمجھے کہ گروپس ہیں. ایک تو انڈا کو مخالف گروپ ہے اور ایک انڈوں کے حامی گروپس ہیں. اچھا، ظاہر ہے جو پولٹریز والے ہیں وہ ایک طرف ہیں اور باقی لوگ. تو ریسنٹلی ابھی انہوں نے کہا کہ انڈا کہ آپ پورا ہول انڈا کھا سکتے ہیں. ان لوگوں کے لپڈ پروفائل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی جو لوگ ہفتے میں 6 انڈے کھا لیتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بوائل کھانا اس لیے بہتر ہے کہ اس میں آپ آئل ایکسٹرا آئل نہیں ہوتا، تو آپ ایز اے ہول کھا سکتے ہیں. اچھی ایک غذائیت والے تو کھا سکتے ہیں بالکل. اچھا، اس میں مس آپ نے جو سوال آپ نے دیکھا، اس میں بالکل یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کہی ہے نا، وہی انہوں نے کی ہے. اس کے ڈاکٹر صاحب انہوں نے 2 حصے کیے ہوئے ہیں.
ایک تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انڈا کھانے سے ان کی بلڈ شوگر لیولز پہ کیا اثر پڑے گا. 117 ان کی رینڈم ہے اور 119 ان کی فاسٹنگ ہے. اور دوسرا جو آپ نے جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ اولیو آئل 2 اسپون اس میں ملاتے ہیں یہ انڈے میں. اور تیسرا سوال اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کے ٹرائی گلیسرائڈز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور اولیو آئل جو یہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا اچھا اثر پڑے گا اور یوک آف ایگ کیا کرے گا اور وائٹ آف ایگ کیا کرے گا. اچھا جو یوک کے اندر ہے نا جو کولیسٹرول کی مقدار 300 ملی گرام کے قریب ہوتی ہے, جو وائٹ ہے دس از ٹوٹلی پروٹین جس کے اندر البیومن زیادہ ہوتی ہے, تو اس کا تو کوئی امپیکٹ نہیں ہے ڈائبٹیز کے یا شوگر لیول پہ کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ اس کا نہیں ہے انڈے کا. لیکن لپڈس کا کسی حد تک ڈائٹری کیونکہ اس میں زیادہ ہوتا ہے, پھر وہ میں نے بتایا یہ کنٹروورسی ہے کیونکہ جو میجورٹی جو میجر چنک جو ہے کولیسٹرول کا یا لپڈس کا وہ آپ کے انٹرنل پروڈکشن ہے. جو ڈائٹری جو چنک ہے اس کا تقریباً 25% کے قریب ہے. تو آپ اس کو اگر جیسے ہم نے بات کی کہ بوائل لے لیں, اچھا اولیو آئل بڑی اچھی چیز ہے لیکن یہ اس کے ساتھ اولیو آئل ہے, یہ آئل ہے, اور آئل کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں فیٹ ریلیٹڈ اس کے اندر 1 گرام کے اندر 9 کیلریز ہیں. تو ہم کیلریک والی آئل اگر کسی کو کہے جی آئل لینا ہے تو کون سا لیں, تو ہم اولیو آئل اور کینولا کی بات کرتے ہیں. لیکن اب یہ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جوڈیشیس یوز کرنے کہ بلا جتنا چاہیں آپ اس کو یوز کریں, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو وہ باقی نقصان کیلریک ویلیو ظاہر ہے وہ اتنی ہی ہوں گی, تو اس کے اعتدال کے ساتھ لیں. یعنی اگر انتخاب کرنا پڑے تو اس کا انتخاب بہتر انتخاب ہے, اس کا اور کینولا آئل, کیونکہ یہ مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں تو یہ بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب میں اب یہ کیونکہ بات سوال اور بھی میرے میں پھر آپ کے بعد میری ٹھیک ہے, ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب, جیسے انہوں نے انڈوں کی بات کی ہے, کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, تو کیا وہ جب بوائلڈ ایگ لیتے ہیں تو اس سے ان کا بلڈ پریشر واقعی میں ہائی ہوتا ہے یا انہیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ یہ بڑی مت ہے جی. میں پیشنٹ کا بلڈ پریشر چیک کرتا ہوں, ان کا بلڈ پریشر ہائی آتا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ابھی انڈا کھا کے آیا ہوں. کبھی کہتے ہیں جی ابھی میں نے روٹی کھائی تھی تو میرا بلڈ پریشر, میں نے کہا یہ کھانے پینے سے ڈائریکٹ افیکٹ نہیں. حالانکہ اس یہ ہو سکتا ہے اگر انڈے پہ آپ کالی مرچ اور نمک ڈال کے ابلے انڈے پہ کھائیں تو اوبیسلی تھوڑا سا سالٹ انٹیک زیادہ ہوتا ہے. تو ہم لوگ جو ایشینس ہیں, خاص طور پہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لوگ ہیں, ہمارا جو بلڈ پریشر وہ سالٹ سینسٹیو ہے. ہم جو ہی سالٹ کی مقدار کم کرتے ہیں ہمارا بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے. تو ہم جو ویزیبل سالٹ ہے, جو اب کسی غذا کے اندر سالٹش ہے وہ ٹھیک ہے, ہم ایڈ آن نہ کریں. کوئی بھی نمک شوربے میں نمک کا میں جی لاؤ جی نمک لے کے آؤ, ٹھیک ہے, وہ گھر میں وہ آپ شور مچا دیں, کیا نمک بھی نہیں ہے مرچ بھی نہیں ہے تو اس پہ شور مچتا ہے. اور یہ انڈے پہ پھر نمک ڈالنا, مولیوں پہ نمک چاٹ گرم سردیوں میں ڈال کے کھانا, اور پھر کنو اور سنترے پہ نمک ڈال کے کھانا, تو یہ ایک ایکسٹرا انٹیک آف ہو جاتا ہے, سالٹ انٹیک ہو جاتا ہے, جو اگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو خاص طور پہ یہ اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا مس اقرا, یہ جو ہم ایشیا کے لوگ ہیں نا وہ اس لیے نمک دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں اور خود بھی نمک خواری, ہاں ہم جو ہے نمک حلال قسم کے لوگ ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ نمک کھلا کے اس کو اپنا جو ہے گرویدہ ہم کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ جو پہلے بات ہو رہی تھی, میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جن لوگوں کے لپڈ پروفائل بگڑ جاتے ہیں. آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک انٹیک سے ہے جو ہم کھا رہے ہیں, جو چیزیں ایسی آئلی چیزیں کھا رہے ہیں یا جن میں زیادہ کولیسٹرول ہے, ایک طرف وہ, ایک اندر سے بھی کچھ ہمارے کولیسٹرول بن رہا ہے. تو وہ کیا محرکات ہیں, وہ کیا لیولز ہیں, اگر تھوڑی سی آپ اس پہ بات کر دیں کہ کولیسٹرول کی اقسام کون سی جو چیزیں بڑھا دیتی ہیں, کیسے اس کو ہم مینٹین کر سکتے ہیں, اور دوائیوں کی جو 2-3 اقسام ہیں آپ کی لپڈ لورنگ ایجنٹس کی, اس پہ ذرا آپ تھوڑا سا. جو بات یہ ہے کہ جو لپڈس باڈی کے اندر ڈسٹرب ہوتا ہے ہمارے اندر, کیونکہ کولیسٹرول ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے جسم میں بہت اچھے کام سر انجام دیتا ہے, جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہمارے جتنے ہارمونز ہیں, جو فیٹ بیسڈ ہارمونز ہیں, وہ سارے کولیسٹرول کی مرہون میں, یہ اس کا پیرنٹ کمپاؤنڈ ہے. جیسے خواتین میں ایسٹروجن اور مردوں میں ٹیسٹوسٹرون, سارے جتنے جو اسٹیرائڈ بیسڈ ہارمونز ہیں وہ سارے کولیسٹرول سے جنم لیتے ہیں. تو یہ بڑی لازم ملزوم چیز بھی ہے, بڑی ضروری چیز بھی ہے. لیکن اس کی ایک لیول, جیسے ہم شوگر کا لیول مینٹین رکھتے ہیں تو اس کا لیول بھی ہمیں ایک ڈیزائر لیول کے اندر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بھی کولیسٹرول کا زیادہ ہونا بھی میٹابولک ڈیزیز ہے, اور یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مثال کے طور پہ جو سب سے زیادہ ہے کہ کچھ لوگوں میں فیمیلیل پرابلم ہوتی ہے, ان کے یعنی فیملیز کے اندر کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے, فیملیز کے اندر ہوتا ہے, ماں باپ کو ہے تو موروثی طور پہ چل رہا ہوتا ہے, جن کے ٹرائی گلیسرائڈز کا پرابلم بڑا کامن ہے,
اور کولیسٹرول کا جو پرابلم ہے یہ بڑا کامن ہے، یہ بھی فیملیز کے اندر چلتا ہے. اور بعض لوگوں نے دیکھیں کہ ان کے یہاں پہ آنکھوں کے یہاں پہ نشان پیلے پیلے سے بن جاتے ہیں، جس کو زینتھیلیسمز کہتے ہیں. تو یہ اس کو ہم سائن کہتے ہیں کہ یہ سائن ہے کولیسٹرول بڑھنے کا، ان لوگوں کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہوتا ہے. اچھا، دوسری جو بات ہے کہ ڈائبٹیز ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ جو انسولین ڈائبٹیز کا آپ کو پتہ ہے کہ انسولین کی ڈیفیشنسی یا اس کی ریزسٹنس کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے. تو جب انسولین کا لیول ڈسٹرب ہوتا ہے تو جو ساتھ لپڈ کا میٹابولزم بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے جو جگر ہے وہ زیادہ کولیسٹرول یا اس سے ریلیٹڈ جو کمپاؤنڈز ہیں وہ بنانا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح جو تھائرائڈ کا پرابلم جن لوگوں کو ہوتا ہے، ہائپو تھائرائڈ خاص طور پہ، وہ بھی لپڈس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے. تو اس طرح بہت ساری جو چیزیں ہیں جو میٹابولک جو پرابلم ہیں جو کولیسٹرول بڑھا دیتی ہیں. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں ہم کولیسٹرول کی جو قسمیں کون سی ہیں، اچھا کولیسٹرول بھی ہوتا ہے، برا کولیسٹرول بھی ہوتا ہے. ایک تو جو ٹوٹل کولیسٹرول ہے اس کے اندر ہم ایل ڈی ایل جو کولیسٹرول ہے وہ برا کولیسٹرول مانا جاتا ہے، اور جو ایچ ڈی ایل کولیسٹرول ہے یہ اچھا کولیسٹرول ہے. اچھا اس سینس میں ہوتا ہے کہ جو برا کولیسٹرول جہاں پہ جا کے کام کرنے لگتا ہے خون کی نالیوں میں، یہ وہاں سے اس کو ریموو کرتا ہے. اٹ ہیز گاٹ اسکیونجنگ افیکٹ، یعنی وہ جھاڑو دے دیتا ہے اسکیونجر کے طور پہ، تو وہاں سے صفائی کر دیتا ہے. تو اس پہ وہ ڈپازٹ نہیں ہونے دیتا برے کولیسٹرول. برے کولیسٹرول کی دو قسمیں ہیں، اس میں ایک اسمال پارٹیکل اور ایک لارج پارٹیکل. لارج پارٹیکل کتنا برا نہیں ہوتا، جو اسمال پارٹیکل ہے وہ دس از مور ایتھروجینک. ایل ڈی ایل جو ہے، ایل ڈی ایل کی جو اسمال پارٹیکل ہے، جو اسمال پارٹیکل ہوتا ہے وہ زیادہ ایتھروجینک ہوتا ہے، وہ زیادہ وہ بھی آج کل ایتھروجینک وہ ایتھروسکلوسس یعنی خون کی نالیوں کی تنگی کر سکتا ہے، جو دل کے امراض کا باعث بنتا ہے. تو جو لوگ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں موسٹلی، ان کا جو لیول جو ایل ڈی ایل کا 100 سے کم ہونا چاہیے، 100 ملی گرام سے. اور اگر ان کا وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں تو یہ 70 سے کم اس کو رکھیں. تو ایل ڈی ایل پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. اچھا، جتنا ایچ ڈی ایل ہم لوگوں کا بحیثیت قوم ہم لوگوں کا ایچ ڈی ایل کم ہی ہے، تو یہاں اس لیے ہم لوگوں کے اندر ہارٹ ڈیزیز کافی کامن ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، غذائیں ہیں جو ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کو بڑھاتی ہیں، جیسے اخروٹ کا استعمال ہے، آپ کی ایچ ڈی ایل کولیسٹرول، یہ بھی سردیوں کی کافی سوغات ہے. تو ایچ ڈی ایل کا کولیسٹرول بڑھانے کے لیے جو ڈرائی فروٹس ہیں، آج کل وہ ایک کمپین چلتی ہے ہینڈ فل آف نٹس، کہ آپ مٹھی بھر جو ڈرائی فروٹ ہے اگر وہ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک بینیفیشیل افیکٹ ہے، خاص طور پہ جو اخروٹ. اچھا، اس میں بھی ہم نے نمک کا استعمال کیا ہوا ہے. وہ نمک نہیں ہونا چاہیے اس میں. نمک جیسے ہم خاص طور پستہ ہے، پستے پہ ہم نمک لگا کے اس کو بھونا جاتا ہے، اور اس پہ پورا نمکین سا ہوتا ہے. مونگ پھلی بھی نمک کے ساتھ کی جاتی ہے، تو یہ آپ کو آئل میں اس کو کرتے ہیں. ہاں، تو اور ایڈیشنل نمک ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ کا بلڈ پریشر بڑھا سکتا ہے. تو ان چیزوں کو سے ذرا اعتراض کیا جائے اور ہم وہ چیزیں استعمال کریں جو نمک کے بغیر ہیں، اور آپ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں. اچھا، جہاں تک ان کی ادویات کا جیسے آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ادویات بڑی اچھی اویلیبل ہیں دنیا میں، پاورفل ادویات اس وقت اویلیبل ہیں جو کولیسٹرول کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول، جن کو مجموعی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹنز کا نام دیتے ہیں. اس کے خلاف اگر آج کل تھوڑی سی سوشل میڈیا میں بڑی کمپین چلے گی، یہ اسٹیٹن نہیں لینے چاہیے، وہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ایک چھوٹی سی ایک ریسرچ ہے، کچھ اسٹڈیز آئی ہیں کہ اس سے ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ خطرہ کہیں نامنل ہے، کہیں معمولی ہے، تو بنسبت اگر آپ نہیں لیتے، اگر ہارٹ ڈیزیز سے بندہ کو پرابلم ہو جائے تو یہ ہارٹ ڈیزیز سے، کیونکہ ڈائبٹک پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں اس کورنی ڈیزیز ایکویولنٹ، یعنی ڈائبٹیز کا ہونا اور ہارٹ ڈیزیز کا ہونا برابر ہے. کجا کے پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، لیکن ہم اس کو ایسے اگریسولی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ہم ہارٹ کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں. پروپینسٹی زیادہ ہو جاتی ہے، ہاں، اس طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے. تو ہمیں اس کا ذرا رول. اب ایک آج کل کچھ ایسی ادویات بھی آ گئی جو انجیکٹیبل ہیں، جو آپ کے ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو نیچے رہتے ہیں اور مہینے میں ایک انجیکشن لگتا ہے. دس ویری کاسٹلی، میرے خیال سے ان قریب شاید اویلیبل ہو جائے گا، لیکن ابھی اس کی کاسٹ کافی زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب، اسٹیٹنز کے ساتھ آپ نے ذکر کیا کئی لوگوں میں ٹرائیگلیسرائڈز زیادہ ہوتے ہیں، باقی جو آپ نے فرمایا جس طرح ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹینز جو ہیں یہ وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، مگر ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہوتے ہیں. اس میں آپ کچھ اور دوائیاں بھی استعمال ہیں؟ ٹرائیگلیسرائڈ کے ساتھ نا ہم فینوفائبریٹس ہیں، یہ جیم فیبریزل، اس طرح کی جو دوائیاں ادویات استعمال کرتے ہیں، یا ایسے اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں آج کل جو ٹونک کے طور پہ، وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو جو ٹرائیگلیسرائڈ ہے یہ ڈائبٹیز کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹڈ. جب ڈائبٹیز ان کنٹرول ہوتی ہے تو ٹرائیگلیسرائڈ کا لیول وہ ہائی ہوتا ہے.
अच्छा कंट्रोल करें तो बगैर अद्वियात के भी ट्राइग्लिसराइड नीचे आ सकता है। तो डॉक्टर साहब ये रात को क्यों देते हैं आप? क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल की जो प्रोडक्शन है जो लिवर से जो होती है जो वो रात को होती है। अच्छा। इसमें डायजोनल वेरिएशंस हैं, यानी दिन में रात में डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे रात को हेपेटिक आउटपुट ग्लूकोज का ज़्यादा होता है, हम सोते तो ग्लूकोज हमारा ज़्यादा भरना होता है। इस तरह जो कोलेस्ट्रॉल की जो फैक्ट्री है वो जिगर की, वो भी रात को ही खुलती है, तो ये नाइट शिफ्ट में काम करती है। तो इस वजह से तो कोलेस्ट्रॉल की जो अद्वियात हैं वो रात को ही दी जाती है। डॉक्टर साहब मैंने कहा ये बहाने से आपसे सारी बातें पता कर ली जाए कोलेस्ट्रॉल के मुतालिक। जी मिस, अब आप चाहें तो कोई और लाइए जनाब, ये कोई फ़ोन भी बजने लगे हैं, फ़ोन कॉल ले लें। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इजाज़त भाई, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप जो है डायबिटीज़ में भी आप माशाल्लाह आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं फरीफ हुई, और आपने डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। असल में पहले तो मैं डॉक्टर इम्तियाज को भी अस्सलाम वालेकुम कहूँगी और इकरा को भी। वालेकुम सलाम। जी वो आपको वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं। थैंक यू, आवाज़ आ गई है मुझे जी। और पहले आप लोगों को अप्रिशिएट कर दूं, प्रोग्राम आप लोगों का जो है ना बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। और इसका जो एक पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है ना हम लोगों पे, वो ये कि डायबिटीज से जो एक वो हॉरिबल इफेक्ट हम लोगों पे आता था ना, एक खौफ सा होता था, और डायबिटीज का नाम सुन के एक डर लग जाता था कि पता नहीं कितनी एक हॉरिबल सी चीज है डायबिटीज, और जी बड़ा डर लग जाता था। अब फेमिलियरिटी हो गई है जी, अब पता अब अपनी अपनी सी लगने लगी है, अपनी अपनी सी लगने लगी है, और हम डिसेंसिटाइज होते जा रहे हैं डायबिटीज। ये आपने बहुत अच्छी प्यारी बात की है, डिसेंसिटाइज आपने, क्योंकि कई दफ़ा हम लोगों की इतने हवा बनाया होता है, कई हमारी तोहमात होती हैं, मिथ्स होते हैं, हम समझते हैं पता नहीं क्या है, मगर जब कोई कंसल्टेंट जो है वो खोल के बात को बयान करता है तो हमारी जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। जी, और जैसे आप लोग हमेशा बात करते हैं ना कि डायबिटीज को अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो इसके साथ एक बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है। बिल्कुल, ये एक ऐसी बीवी की तरह है जिसका आप जितना ख्याल करें, जितना लिहाज करें, उतना ही आपका भी ख्याल करेगी। बिल्कुल। और वो जैसे डॉक्टर इम्तियाज ने एक प्रोग्राम में बताया था कि जैसे हम ये ग्लूकोमीटर से जब चेक करते हैं तो वो हम फिंगर पे जिस पॉइंट पे चेक करते हैं वहाँ पे पेन होता है ना हमें, जी मतलब जो लोग चेक करते हैं उनको, हमें नहीं, मतलब मैंने तो अल्लाह शुक्र कभी नहीं किया जी। तो उन्होंने बताया था कि साइड से चेक करें तो फिर पेन कम होता है। जी, वहाँ पे वो इतने रिच नहीं होते, वहाँ पे नर्व्स इतनी रिच नहीं होती। जी, तो ऐसे पॉइंट्स मैं पिक करती रहती हूँ, और जो डायबिटिक्स मुझे मिलते रहते हैं उनको मैं ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बताती रहती हूँ आप लोगों के शो से, जो मुझे मैं सीखती रहती हूँ पॉइंट्स। थैंक यू फरी, इनको बहुत भी इनवाइट करें अगर लाहौर। फरी वो कह रहे हैं, डॉक्टर इम्तियाज कह रहे हैं कि हम अगले थर्सडे को एक ग्रैंड जिरगा कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायबिटिक्स को हम बनफ्से नफीस यहाँ पे मदू कर रहे हैं, तो आप भी प्लीज अगर आ सकें तो आएं। मैं लाहौर तो आ रही हूँ, लेकिन मैं थर्सडे तक शायद वहाँ पे नहीं होंगी, अगर होती तो मैं जरूर आती। लेकिन डॉक्टर इम्तियाज ने तो आपको इनविटेशन दे दी है। थैंक यू सो मच। और मेरा असल में आज एक क्वेश्चन था जिसकी वजह से मैंने कॉल किया। आप जरूर कीजिएगा सवाल अभी आप करें, मगर मैं आपको वो एक जो मिसाल आपने दी है ना, वो उंगली के ऊपर जो प्रिक करते हैं और उससे नन्हा सा एक कतरा लाल निकलता है और उसको आप ग्लूकोमीटर में डालते हैं, तो एक छोटी सी प्रिक होती है, एक छोटी सी चुभन होती है। तो फरी आपने ये देखा है कि जब हम गुलाब चुनते हैं या गुलाब पसंद करते हैं, उसको काटते हैं या उसको हम प्लक करने की कोशिश करते हैं, तो उसके भी तो छोटे से कांटे होते हैं, कई दफ़ा हमारी पोरों पे लग जाते हैं और एक कतरा खून का छोटा सा नन्हा से निकल आता है। तो कोई भी काम जो अच्छा काम है उसमें छोटी सी अगर चुभन हो जाए तो फिर ये तो साथ चलती है ना। वो तो ठीक ठाक किस्म की चुभन होती है जाज भाई, और एक चीख तो निकल ही जाती है उसमें। वैसे ये उससे कम होती है जो हमारे ग्लूकोमीटर के लिए जो लैंसेट होता है, और जो उसकी लैंसेट के साथ जो होता है उसको एडजस्ट किया जा सकता है कि किसी को खाल किसी की मोटी होती है तो उसके लिए आप उसको ज़्यादा डीप प्रिक कर सकते हैं, किसी की कम होती है तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड रिक्वायरमेंट। मे आई हैव योर क्वेश्चन प्लीज? अल्लाह सब लोगों को बचाए इस तरह की बीमारियों से, खास तौर पे जो मेरे जैसे फोबिक लोग आई हैं ना। नो,
I know you say this, सबको अल्लाह बचाए। मगर एक मैं बात कहूँगा फरी, now Dr. Imtiaz Hasan is here and I would like to have his comment on it, and Miss Ikra is also here as clinical psychologist on YouTube, but I must say one thing, फरी आपने देखा है ज़िंदगी में ये नहीं होता कि कभी भी कोई मुश्किल ना आए, ज़िंदगी इज़ पार्ट एंड पार्सल, जिसमें कि मुश्किलें भी आ जाती हैं, बीमारियां भी आ जाती हैं। अच्छा तरीका, हमें असल में किसी बीमारी, किसी मुश्किल के साथ जीने का फ़न सीखना चाहिए। हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, मगर कार पंक्चर भी तो हो जाती है ना। तो अगर कार पंक्चर हो जाए, फ्लैट हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे जी, अब एकदम अपना मूड ख़राब कर लेंगे, भाई हो गया। सो वी शुड बी इक्विप्ड टू डील विद इट। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपने 100% ठीक कही है। और इजाज़ भाई देखें, बाज़ दफ़ा ना मुझे ये पीच डिपार्टमेंट से कॉल्स आती हैं कि वहाँ पे बच्चे जो हैं वो बाज़ दफ़ा इंजेक्शन नहीं लगवा रहे होते, डर रहे होते हैं, तो उनके लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए वो हमें बुलाती हैं जी। खास तौर पे जो उनके ऑन्कोलॉजी वार्ड के बच्चे हैं, वो उनको आपको पता है कितने इंजेक्शन कीमो के, और वो उन बेचारों के तो मतलब इतने प्रिक्स उनके होते हैं, वो बच्चे इतने फोबिक हो चुके होते हैं नीडल्स से कि उनकी जगह नहीं होती कहाँ पे उनको वो लगाया जाए। मतलब एक बच्चे के लिए मुझे बुलाया था उन्होंने, जिसके हाथों पे और बाजुओं पे कोई जगह नहीं बची थी जहाँ से उसको जो है ना कैनोला लगाया जाए। तो बिल्कुल वो प्रॉब्लम हो जाती है। वो बेचारे पानी पीते हैं तो कई जगहों से पानी जो है ना वो धार की सूरत में बाहर आ रहा होता है, कोई उंगलियों में से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से। ये तो इजाज़ भाई वो पिंक पैंथर वाले कार्टून्स आपने मुझे याद करवा दिए बचपन में। अच्छा सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ जी। तो मेरा भी जो क्वेश्चन था डॉक्टर इम्तियाज से जी, कि मेरी ममानी है, रिसेंटली उन्होंने अपना HbA1c करवाया है जी, और एज उनकी पहले मैं बता दूं वो 50 के अराउंड हैं। अच्छा अच्छा। और ओवरवेट है, और वो जो है उनका HbA1c आया है 7। ओके। और उनको मैं तो ये कह रही थी कि अब अपना किसी को दिखाएं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। वो कहाँ पे है? प्रोग्राम से जी, वो कहाँ पे हैं? वो यहाँ पिंडी में ही होती है, अच्छा, लेकिन पिंडी। आजकल वो उम्रे पे गई हुई है, तो वो भी कुछ दिन बाद वापस आएंगी। ओके ओके। तो वो अभी जो है ना अभी डिनाइल की स्टेज से गुजर रही हैं। वो कहती हैं कि नहीं, अभी मैं इसको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक करूंगी और 3 महीने बाद दोबारा इसको जो है मैं रिपीट कराऊंगी। उसके बाद भी अगर ये ज्यादा आया इस रेंज में तो फिर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगी। आई थिंक तो ये मैं बड़ा अच्छा आपका सवाल है, और ये डॉक्टर इम्तियाज से पूछने वाला सवाल है कि अगर 7 किसी की HbA1c है, 50 उसकी उम्र है, और उसका ओवरवेट होने का भी इशू है, और शायद सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी है, और ओवर ईटिंग के इश्यूज भी हैं, और डिनाइल भी है, ये सारा सिनेरियो है, तो ऐसे में इनको क्या करना चाहिए? और ये कि मैंने उनको आपके प्रोग्राम से जो मुझे समझ आया है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि 7 जो है मेरे ख्याल में अब वो डायबिटिक रेंज में आ चुकी हैं, शायद वो प्री डायबिटिक रेंज क्रॉस कर चुकी हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अब आपने तो ये आप लोग इस पे अब आपने ये करना है कि ये प्रोग्राम नंबर जो है ना नोट कर लेना है। ये जो हमारा डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पे ये प्रोग्राम चल रहा है और यूट्यूब पे भी हम इसको अपलोड करेंगे, इसका नंबर नोट कर लें, और जब वो उम्रा से वापस लौटे तो आपने ये प्रोग्राम उनको कहना है कि ये ख़ास आपके लिए डॉक्टर इम्तियाज़ हसन ने जवाब दिया था, फिर आपने उनको दिखाना है, एंड देन शी शुड गेट बैक टू अस, और ऑन हर बिहाफ यू कैन डू दैट। उनकी बेटी को इसमें टैग कर देती हूँ, आप उनको टैग कर दें। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस इवनिंग। यू टू, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लीजिए डॉक्टर साहब, ये सवाल आपकी तरफ। सवाल ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, और बहुत सारे लोग इन्होंने फरीद बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, और बहुत सारों का भला भी होगा इसमें। अच्छा, जैसे इनका जो A1C है वो 7 है जी, तो 7 डायबिटिक रेंज में, ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं कि 6.5 को क्रॉस किया है तो ये डायबिटीज़ रेंज में डायबिटीज़ हो गई है। ओके। अच्छा, होता ये है कि जब डायबिटीज़, ये नहीं कि आज डायबिटीज़ हुई है और आज आपका पहला दिन डायबिटीज़ के साथ है। अच्छा, हमने काफ़ी अरसा प्री डायबिटिक स्टेज पे गुजारते हैं, कितने साल। मिसाल के तौर पे जिसको आज 217 में डायबिटीज़ हुई है तो हो सकता है उसको 2010 में उसकी बुनियाद रखी हुई इस बिल्डिंग की, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन माइक्रोवेस्कुलर या दूसरी वो उसकी भी बुनियाद साथ ही साथ रखी जा चुकी होती है। आपको पता है कि जो प्री डायबिटिक स्टेज है ये भी हार्ट डिजीज़ की एक उसका रिस्क फैक्टर है।
कुछ लोगों को हार्ट डिजीज प्री डायबिटिक स्टेज पे होती है जी, तो बुनियादें रखी जा चुकी होती है कि बिल्डिंग होती है, लेकिन हमें देखने को तब मिलती है जब वो बुनियादों से बाहर आ जाती है। तो बुनियाद तो मौजूद है वहाँ पे, ठीक, तो अगर इस मिसाल से समझें तो अच्छा। अब ये कहते हैं जी लोग जी हम अपने आप को थोड़ा सा जो डिनाइल में होते हैं जी, हम ऐसे जी मैं वॉक करूंगा, मैं फुल परहेज करूंगा, इसको मैं नीचे ले आऊंगा जी, ठीक है, वेरी गुड, बस दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल कि आपका जो 70% ट्रीटमेंट तो लाइफस्टाइल है, चेंज करें, लेकिन इनको साथ साथ मेटफॉर्मिन जो भी शुरू करनी चाहिए, इसलिए कि मेटफॉर्मिन वो दवा है जो आप प्री डायबिटिक स्टेज में भी दे सकते हैं, ओके, यानी उन लोगों को दे सकते हैं जिनको डायबिटीज नहीं हुई, ठीक, तो इतनी सेफ्टी प्रोफाइल की दवाई वो दे सकते, उससे दो फायदे होंगे, एक तो उनका वेट कम होगा, शुगर बेहतर अच्छे कंट्रोल में, जल्दी A1C ठीक आ जाएगी, और हम एक जो गाइडलाइन के मुताबिक ट्रीटमेंट को शुरू कर दें। ये ट्रीटमेंट को ना शुरू करना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का पेश खैमा बन सकता है। और दूसरी बात है कि डायबिटीज़ एक खाली डायबिटीज़ नहीं होती, ये पूरी फैमिली के साथ आती है, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर भी होता है, लिपिड्स भी डिस्टर्ब होते हैं, बाकी चीज़ें भी डिस्टर्ब होती हैं, हमें उनका भी तो पता होना चाहिए, उनका भी तो इलाज करना है। खाली डायबिटीज़ का इलाज ही काफ़ी नहीं है, पूरे इस कॉम्प्लेक्स का, इस सिंड्रोम का इलाज करना है। तो इनको दवाई पे जाना चाहिए, डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए, और ठीक है वो लाइफस्टाइल को चेंज करे, बहुत ज़रूरी, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन खाली उसी पे रहना ये नामुनासिब बात है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये जनाब फरीफ हुई, मेरा ख्याल है आपको डॉक्टर साहब ने आपकी ममानी के लिए बेहतरीन जवाब दे दिया। और अब जो है एक जो भांजी हैं जैसे आप भी तो किसी की भांजी होंगी, अब उनका सवाल जी चलिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सवाल आए हुए हैं, लेकिन जो मैं चाहूँगी कि जवेरिया साहिबा का हम क्वेश्चन ज़रूर अभी शामिल करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, वो कहती हैं कि मेरी एज 29 है और 29 ईयर्स से ही जो है मैं मतलब कि मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ, यानी 1 साल की उम्र से, 1 साल की उम्र से ही। और उन्होंने कहा है कि मैं इंजेक्शन से अब ब्रेक चाहती हूँ, और मुझे इस बारे में कुछ बताएं कि क्या मुझे इंजेक्शन से कोई ब्रेक मिल सकती है या नहीं कुछ अरसे के लिए। देखिए 29 साल एक काफ़ी लंबा अरसा है जो आपने इस डायबिटीज़ के साथ गुजारा है। इंजेक्शन ज़ाहिर है इसमें क्योंकि मल्टी डोज ट्रीटमेंट है, आपको दिन में 3 से 4 इंजेक्शन तो लेने पड़ते हैं अगर आप बेसल बोरस थेरेपी पे हैं। ब्रेक तो ऐसे है कि जैसे कोई बंदा कि जी मैं खाना खाते खाते थक गया हूँ, कुछ ऐसा वक्त होता है मैं खाना पीना मेरा ख़त्म हो जाए। ऑब्वियसली जब आप खाना खाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इंसुलिन नहीं बन रही, खाना खाएंगे ग्लूकोज बढ़ेगा, तो उसको भी तो कंट्रोल करना है। वो कैसे कंट्रोल होगा अगर कोई चीज़ होएगी नहीं अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उसके लिए मुश्किल। लेकिन हाँ, एक जो वे आउट है जो थोड़ा सा महंगा वे आउट है, वो इंसुलिन पंप का वे आउट है। तो इंसुलिन पंप यूज़ कर सकती हैं आप। वो एक ऐसे है जैसे एक छोटा मोबाइल फ़ोन आप रख लें और उसके अंदर ही इंसुलिन है, लेकिन उसके साथ आपको एक पूरी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इंसुलिन पंप में आप मल्टीपल पैक से तो बच जाएंगे, लेकिन ये है कि आपको अपनी जो एक छोटी सी नीडल, नन्ही मुन्नी सी नीडल यानी कैनोला सा जिसको हम कह सकते हैं, प्लास्टिक की, वो आपके बॉडी के साथ अटैच हो जाएगी, आपको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। इसमें इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, फिर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो अगर उसमें आप इंटरेस्टेड हो, हम आपको उसी टीम को जो इस कंपनी इस मेट्रॉनिक की जो इसके साथ डील करती है, हम आपके पास रेफ़र कर सकते हैं। वो आपको थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ले भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं बहुत ही नाइव हो के, बहुत ही बिल्कुल जैसे किसी को पता नहीं होता, सवाल कर लूँ कि ये अपनी जहाँ पे और डायबिटिक्स को आप ये कहते हैं कि वो एक्सरसाइज कर लें, कोई लाइफ मॉडिफिकेशन कर लें, कोई ग़िज़ा का कंट्रोल कर लें, कोई जो है गोलियाँ खा लें, तो इनको क्यों नहीं आप ये कहते हैं जवेरिया? गोलियाँ जो है ना, इनके जितनी भी जो टाइप 1 के अंदर गोलियों का ट्रेंड है, जैसे मेटफॉर्मिन दी जा सकती हैं, कुछ ऐसी अद्वियात नहीं आ गई हैं, SGLT2 उनको हम कहते हैं, वो अभी रिसेंटली अभी उन्होंने कहा कि ये दी जा सकती है, लेकिन इंसुलिन का आउट करके नहीं। ये एक समझे कि एडवेंट थेरेपी के तौर पे दी जा सकती है, एक ज़िमनी ट्रीटमेंट के तौर पे, एड ऑन। दिस इज नॉट द सोल ट्रीटमेंट। द सोल ट्रीटमेंट इज इंसुलिन टाइप 1 के अंदर। उसके साथ आपको कॉम्बिनेशन डिफरेंट दे सकते हैं। बहुत सारे ट्रायल्स आ रहे हैं, लेकिन वो कहे जी मैं खाली गोलियों पे चला जाऊंगा, इंसुलिन बंद कर दूंगा टाइप 1 का, वो फिर वो एक अगर कोई टाइप 1 डायबिटिक हो जैसे ये, या कोई टाइप 1 हो और वो इंसुलिन लेना बंद कर दें, तो
2 दिन बाद क्या होगा, 1 हफ्ते बाद क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा? हो सकता है 2 दिन में इनको कुछ ना हो, लेकिन उनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और खुदा ना खास्ता अगर छोटा सा गला भी ख़राब हुआ, इन्फेक्शन हो गया, शुगर लेवल स्काई हाई चली जाएगी, और साथ कीटोन्स बनने शुरू, इंतजाबी मादे बनने शुरू हो जाएंगे जो उनको बेहोशी की तरफ लेके जा सकते हैं और इमरजेंसी में जा सकते हैं, जो अगेन एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ भी बाज़ औक़ात हो जाती है, क्योंकि उसमें फिर आपको जो ट्रीटमेंट है वो और तरह से करना पड़ता है। तो इसको हम किसी भी सूरत में आप इंसुलिन को तर्क ना करें। इंसुलिन एक ऐसे है जैसे आप सांस ले रहे हैं, ये उसी तरह की चीज़ है। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है कि डायबिटीज़ जो बर्न आउट है उससे कैसे बचा जा सकता है? यानी कि जो लोग अपना ख्याल नहीं करते, बिल्कुल छोड़ देते, कैसे बचा जा सकता है? कैसे, मतलब कि आप अपने, जैसे होता है ना कि अच्छा इतना अरसा हो गया एक ही लाइफस्टाइल है, अब बंदा उतार भी जाता है कि अच्छा कुछ चेंज होना चाहिए या कुछ ना कुछ इस तरह से, तो वो कैसे चेंज, या क्या लाना भी चाहिए या नहीं लाना, अपने आप को मोटिवेट या मतलब? अच्छा, उसमें आप ये लेवल कहते, आप देखें, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि जब आपकी कोई भी आप काम करते हैं, अगर आप उसका रिवॉर्ड मिलता है पॉजिटिव मुस्बत तरीके से, मिसाल के तौर पे आप इंसुलिन शुरू करते हैं, आपको ज़िंदगी अच्छी लगती है, आपकी तबीयत बेहतर होती है, टांगों में दर्द ख़त्म हो जाता है, आप अपने आप को बेहतर, तो ये एक पॉजिटिव नुक्ते जमा शुरू होने जाते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। तो आपको एक जिसको ना मिलती है, एक कुव्वत मिलती है कि ये मैं इससे बेहतर हो रहा हूँ, कोई आपको खुशी मिलती है किसी चीज़ से, वो आपको मिलती है। जब आपकी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाए, मसला आप कोई ट्रीटमेंट करते हैं या अपना शुगर आपकी ख़राब रहती है, टांगें दर्द करती हैं, वॉक करते हैं, कुछ और मसाइल आते हैं, कुछ और, जब नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है तो आप वो फिर उस चीज़ को हत्ता कि आप एक दिन छोड़ देते हैं। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं जी डॉक्टर हम वॉक करें, तो कहते जी कितनी करें, मैं कि जहाँ तक आप प्लेयर लेवल उसका आपको मेंटेन है, आपने अपने जब आपका तकलीफ का लेवल शुरू हो जाएगा, उस थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएंगे, फिर आप वापस आ जाएं। तो जब आप उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, पेन में जाएंगे, तो दैट विल गिव यू ए काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग, और जब आपकी रोज की रोज नेगेटिव फीलिंग आती जाएंगी तो फिर आप उस चीज से भाग जाएंगे। ठीक है, तो उससे जब भाग जाते हैं तो फिर उसके बाद वो बर्नआउट, वो वॉक भी छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके साथ जो सबसे ज़्यादा जो हमें बर्नआउट का जो प्रॉब्लम इसमें पेशेंट्स में आता है कि जो लोग अपने आप को रिलैक्स करना नहीं जानते। मिसाल के तौर पे देखिए, ज़िंदगी को नेचुरल रखना चाहिए। नेचुरल देखिए में चीट डेज भी होते हैं। मतलब आप जो लोग बड़ी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं उसमें वो कहते हैं एक दिन चीट डे होता है मेरा। चीट डे है कि जो उस दिन मैंने जो है वो खाना भी खाना है, अच्छा खाना भी, अपने आप को रिवॉर्ड देना है। तो वो जब रिवॉर्ड जो सेल्फ के अगर आप एस्पेक्ट पे जाएंगे तो फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन रहती है। देखिए, आप काम करते हैं, अगर आपको पता है कि मैंने इस तारीख को मैंने ये टाइम अपनी फैमिली के साथ जाना है, यहाँ पे मैंने उनके साथ अनवाइंड करना है, इस चीज़ों को आपने फिर दोबारा फ्रेश होना है। जैसे आप ब्रेक करते हो संडे की या किसी ब्रेक करते हो, वो आपको एक किस्म का रिवाइव कर रहे हो। आप सो जाते हैं, आपको रिवाइव करता है। तो डेली बेसिस पे भी रिवाइवल हो रहा होता है, मंथली बेसिस पे हो सकता है, एनुअल बेसिस पे भी हो सकता है। जो लोग दिन रात काम करते रहते हैं, ब्रेक नहीं देते, वो उनके अंदर बर्नआउट ज़्यादा है। डॉक्टर्स के अंदर बर्नआउट बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर जो है वो दिन रात जब काम करते हैं और रिलैक्स नहीं करते, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करते, तो उनका भी वो लेवल डिसीजन का वो ख़त्म हो जाता है उनके। तो इसको भी रोकने के लिए आपको ब्रेक ज़रूर देना है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ये नेचुरल है। क्योंकि अगर आप सोएं ना मिसाल के तौर पे, दिन रात काम करते, तो आपका जो वो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बर्न आउट कर जाएंगी, आपके सिस्टम सारे बर्न आउट कर जाएंगे। मेरे ख्याल में सिकरा, ये जो डॉक्टर इम्तियाज़ हसन ने बात बताई है वो यही है कि डायबिटीज़ गो के हमेशा के लिए है, इन द सेंस कि ये कोई ख़त्म हो जाने वाली डिजीज़ सो फार तो नहीं है, मगर इसके साथ उसको अपने ऊपर हावी करके अपने जो है आसाब पे सवार कर लेना सही नहीं है। इसके साथ कैसे हम रिलैक्स करें, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हम अच्छा फील करते हैं, डोपामिन ऊपर कुछ जाती है एंड वी स्टार्ट टू फील गुड एंड देन वी आर काइंड ऑफ रिफ्रेश्ड। ये डॉक्टर साहब का मेरा ख्याल टेक होम मैसेज है। बिल्कुल, ताकि अगर तो इसमें एक ये भी चीज़ नज़र आ रही थी बर्नआउट की, तो उसमें ये है कि वो इस तरह से भी अपने आप को मोटिवेट कर सकती हैं और जो है वो कर सकती हैं अपनी लाइफ में डायबिटीज़ को। वो आपके लंबे लंबे कुछ सवाल आपने लिखे हुए थे उर्दू वाले, वो कहाँ हैं? ये मैंने लिखे हुए थे डॉक्टर साहब के लिए। मैंने सोचा था कि जैसे बैठी हुई थी मेरे जहन में सवाल आ रहे थे कि जैसे ये जो होता है
ٹائپ 2 کے ڈائبیٹک پیشنٹس میں اگر ہم دیکھیں جیسے ٹائپ 1 میں تو ہائپوگلائسیمیا جو ہے وہ زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. کیا ٹائپ 2 میں اس کا کوئی عمر کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے, جیسے کہ کوئی 50 پلس ہو گیا تو اسے ہائپو زیادہ ہوں گے, یا اگر وہ 40 پلس ہے تو اس سے زیادہ ہوں گے؟ کیا اس کا ایج کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے, یا ٹائپ 2 میں چانسز کم ہوتے ہیں ہائپوگلائسیمیا ہونے کے؟ ہائپوگلائسیمیا اوبویسلی جو دیکھیں ہم جب اگریسو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ ہم انسولین کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ٹائپ 1 کے اندر. تو جب ہم انسولین یوز کرتے ہیں تو ہمیں ہائپوز کے چانسز ریلیٹیولی زیادہ ہوتے ہیں اورل کی نسبت. تو ٹائپ 2 کے بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ اورل پہ ہی ہوتے ہیں, تو ان کے اندر ہائپو کے چانسز کم ہوتے ہیں ہائپوگلائسیمیا کے. اچھا, اس کے ایج کے ساتھ ریلیٹڈ اس لحاظ سے نہیں ہوتا, کیونکہ جب ہائپوز کا تعلق میں 2-3 چیزوں کے ساتھ جوڑتا ہوں. ہائپو اس لیے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی غلطی سے, میری غلطی سے اور پیشنٹ کی غلطی سے ہم کہیں نہ کہیں غلطی کمٹ کرتے ہیں. اگر میں اپنے پیشنٹ کو بریف نہیں کرتا کہ ہائپوگلائسیمیا کیا ہے اور اس کو کیسے اسے نپٹنا ہے اور اس سے کیسے بچنا کیسے ہے, تو یہ میری غلطی ہے. اگر ایک پیشنٹ ہے اپنا کھانا پینا ٹائم پہ نہیں کرتا, وقت پہ نہیں لیتا, ٹھیک ہے, اور اپنے کھانے میں لمبے گیپ سے رہا ہے اور اپنا کھانا سکپ کر دیتا ہے, اچھا ان یوزول ایکسرسائز پہ چلا جاتا ہے بغیر کچھ کھائے پیے, اس کی وہ سے شوگر لو ہو جائے گی. دوائی خود بخود, کبھی جی آج تو میں نے 2 روٹیاں کھائیں, آج میں نے پارٹی پہ جانا ہے, آج میں ایک ایکسٹرا شاٹ لگا لیتا ہوں انسولین کا, یا میں ایک گولی زیادہ کھا لیتا ہوں, اوور ڈوزنگ کر لینی, سیلف میڈیکیشنز کر لینی. اور دوسرا جو یہ چیز ہے کہ خاص طور پہ کہ آج بھوک نہیں ہے, کھانا نہیں کھانا, کھانا چھوڑ دیا, دوائی پوری لے لی ہے, یا بعض اوقات غلطی سے ہو جاتا ہے کہ آپ انجیکشن لگا کے بھول گئے پھر دوبارہ لگا لیا, وہ بھی اس میں ہائپوگلائسیمیا ہے. تو اچھا جو پھر اس کے یہ ہوتے ایج زیادہ ہوتی ہے تو انسان کے جو کڈنی کے فنکشن ہے وہ خراب ہوتے ہیں. جب کڈنی کے فنکشن خراب ہوتے ہیں تو ہائپوگلائسیمیا کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ جو انسولین ہے وہ ڈی گریڈ ہوتی ہے, یعنی ڈسٹرائے ہوتی ہے کڈنیز کے اندر, کڈنی اور پھر نہیں بنتی رہتی ہے. تو اگر کڈنی کام نہیں کرے تو وہ جو اندر بنی ہوئی ہوتی ہے وہی بار بار وہی زیادہ دیر اسٹیک کرتی ہے, وہ زیادہ سرکولیٹ کرتی ہے, زیادہ اثر انداز ہے. یعنی اگر آپ پہلے 20 یونٹ لیتے تھے تو اب ہو سکتا ہے 4 یونٹ لینے پڑ جائے, ٹھیک ہے. تو اس سے جو بعض اوقات سے مریض بڑے خوش ہوتے ہیں, جی میری یہ تو اب انسولین ہی ختم ہو گئی ہے. میں نے کہا وہ فٹافٹ اپنے کڈنی کے ٹیسٹ کرواؤ تاکہ یہ انسولین ختم نہیں ہوئی تو کچھ خدا نہ خواستہ کوئی کڈنی پہ کوئی پرابلم نہ آ جائے. یہ اتنے ساری آپ نے وجوہات 6-7 وجوہات آپ نے بتا دی ہیں ہائپوگلائسیمیا بلڈ شوگر کم ہونے کی. تو اب یہ بھی بتائیں کہ کیا پھر ہم یعنی جو آپ نے جتنی وجوہات بتائیں ان کا الٹ آپ بتا دیں کہ کیا کیا کریں تو اس سے بچ سکتے. دیکھیں کریں کیا, اس کو الٹ کر دیں. آپ جو فلم کو الٹا چلا کہتے ہیں وہ شادی کی فلم کو الٹا چلا دیا وہ واپس انال ہو جائے, مگر ایسے نہیں ہو سکتا. لیکن یہ اس میں ایسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ کریں کہ آپ کھانا پینے کے جو اوقات ہیں کو وہ آپ جو ہے وہ باقاعدگی سے رکھیں. بہت سارے پیشنٹ آتے جی, آج بھی ایک پیشنٹ کہتے جی میں تو جو 12 بجے ناشتہ کرتا ہوں. یہ میں نے کہا یہ کون سا ناشتہ 12 بجے ہوتا ہے؟ برنچ نہیں, وہ ناشتہ کرتے ہیں 12 بجے. تو اکثر خاص طور پر جو فیمیلز ہیں ہمارے پیشنٹس ہیں, ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں, وہ ان کے اندر ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ 10-11 بجے سے پہلے کوئی ناشتہ نہیں کرتے. وہ ناشتہ کرنا ایک رسم سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے شاید کوئی پری ایمبلز کچھ چیزیں ایسے کرنی پڑیں گی, شاید کوئی اسپیشل دیگ بنانی پڑے گی, شاید کوئی شب دیگ کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں وہ جو ہے کہ وہ اس کے کہتے ہیں, دیکھیں اگر آپ اپنی زندگی کو میں سمپل کہتا ہوں, سب کے لیے ممکن نہیں ہے, 8-2-8 کر لیں. یہ کیا 8-2-8, ٹھیک ہے نا. 8 بجے ناشتہ کر لیں, 2 بجے لنچ کر لیں, رات کا کھانا 8 بجے لیں. دس از آئیڈیل. اگر آپ اس سسٹم کے اسکیم کے 6 گھنٹے کا وقفہ ہے, اپنے میڈیسن کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اپنی ڈوز کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ہائپو کے چانسز پہ اگر آپ کسی ایسی ادویات پہ ہیں جو لانگ ایکٹنگ ہے تو پھر آپ کو مڈ مارننگ اسنیک یعنی 11 بجے بھی لے سکتے ہیں, 5 بجے قریب بھی لے سکتے ہیں, بیڈ ٹائم پہ بھی لے سکتے ہیں. تو لیکن 3 جو میلز ہیں ان کے ٹائم آپ فکس کر لیں ایکولی اپارٹ, ٹھیک ہے نا, اس کو یہ کر لیں. اور جب بھی کبھی آپ بازار کے لیے نکلیں تو کیونکہ خواتین کو خاص طور پہ بازار میں جانے کا شوق بڑا ہوتا ہے, شاپنگ کا نا, ونڈو شاپنگ ہے, اور اس میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کچھ کھانا پینا بھول جاتے ہیں ایکسائٹمنٹ میں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ جب نکلیں کسی ان یوزول جس میں آپ کو پتہ نہ ہو کہ مجھے کتنی دیر لگے گی, تو کچھ کھا کے نکلیں, اور ان کے بیگ میں
कुछ ना कुछ चीज़, खजूर रख लें, खजूर ले लें, टॉफ़ी रख लें, जैसी कुछ चीज़ हो जिससे शुगर लो होने के सिम्टम्स ना हो, लेकिन कुछ खा के निकले वो ज़्यादा बेहतर है। और वो जो यंग लोग जो स्पोर्ट्स करते हैं, कोई जिम जा रहे हैं, किसी गेम में जा रहे हैं, तो उनको भी अपने जिम जाने से पहले या ग्राउंड में जाने से पहले कुछ ना कुछ खा के जाएं, कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर हो, तो ताकि उसकी एनर्जी, उनका ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो, और शुगर उनके साथ कुछ स्टैंड बाई के तौर पे कोई जूस इस तरह की चीज़ उनके बैग में ज़रूर होनी चाहिए। पता है कैसे चलेगा कि अब शुगर लो हो रही है? शुगर की बाज़ औक़ात तो अगर तो लॉन्ग स्टैंडिंग हो तो बहुत अच्छी कंट्रोल, बाज़ औक़ात पता भी नहीं चलता, इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस कहते हैं कि आपको शुगर लो होने, लेकिन बाज़ औक़ात अक्सर को पता चल जाता है। और हर बंदे के अंदर डिफरेंट सिम्टम्स हैं, कुछ को दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, घबराहट होती है, पसीने आते हैं, भूख लगती है, और कुछ को क्रेविंग होती है कुछ हम ले लें, कुछ को चक्कर आते हैं, एक्सट्रीम केसेस में आलूदगी होती है, बेहोशी हो सकती है, गुस्सा आता है, जब दुकानदार से लड़ाई शुरू हो जाए इसका मतलब हाइपो हो रहा है, ठीक है। और जो अगर आप ट्रैफिक पे जाते हुए किसी को आपका दिल करे इसको मैं टक्कर मार दूं, तो इसका मतलब भी शुगर टेस्ट करें। तो ये सारी कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इसके साथ एसोसिएट करते हैं हम। अच्छा, इसके जो इससे बचने के तरीके यही हैं कि खाना पीना टाइम पे रखें, प्रॉपर मिकदार में खाना खाएं, खाने में लंबा वक्फा ना दें, और अपने किसी भी एक्टिविटी के लेवल, फिजिकल एक्टिविटी से पहले कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट लें। डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे सवाल पूछती हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि हम तो सिर्फ रात में खाना खाते हैं और हमारी शुगर तो बिल्कुल सही जा रही है, मैनेज है हमारी शुगर। क्या ऐसा वाकई में होता है कि अच्छा वो रात को सिर्फ खाना खाते हैं और वो भी अच्छा खासा, और उनकी शुगर भी कंट्रोल में रहती है? देखिए, जो भी है ना, डायबिटीज़ के अंदर हम एक चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ख़ासतौर पर टाइप 2 जिसको हम बल्क मील कहते हैं। बल्क मील है कि आप एक ही वक्त खाना खा लें। मैं कहता हूँ जो सबसे हमें जो प्रॉब्लमेटिक खाना होता है ना, वो हमारे लिए इसमें मैं थोड़ा सा इस और तरीके से मैं बात करता हूँ। हमें खाना डिसेंडिंग ऑर्डर में खाना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद है, उर्दू में बात करें, उतराई में खाना खाना चाहिए। नाश्ता अच्छा कर लें, दोपहर का खाना दरमियाना से, और रात का खाना बिल्कुल हल्का सा। अच्छा, तो हम लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। नाश्ता हल्का फुल्का किया, दोपहर को कुछ खा पी लिया, फिर रात को डट के। रात को इसलिए होता है कि वो लेजर टाइम है, आपको फैमिली के साथ बैठे हैं, आपको सारा दिन के फारिग हैं, आपको काम कोई नहीं, टीवी देखना, गपशप लगाना और खाना खाना, सामने पड़ा खाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे, और उसके बाद फिर टाइम टू बेड, आप बिस्तर पे चले जाते हैं और आपका जो लेवल है वो सारे डिस्टर्ब होते हैं। हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में खाना खाएं। और इससे बहुत ख़ास तौर पे जो रात को जो शुगर का लेवल, जो आम तौर पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो फास्टिंग शुगर का प्रॉब्लम आता है हमें, क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं, रात को 2-3 रोटियां खाना खाते हैं और उसके बाद वो सो जाते हैं। जब उनकी सुबह फास्टिंग चेक की जाती है तो वो 200, 250, 300 होती है। अगर रात का खाना देखिए, उसमें हम कहते हैं लेट ना करें, रात का खाना लेट ना खाएं और रात का खाना खा के लेटे ना। अच्छा। तो ये 2 लेट ना करें, लेट ना खाएं और खाना खा के जल्दी खा लें, जल्दी खा लें, 6-7 बजे खा लें, 6-7 बजे खा लें, या 8 बजे से है तो अगर सोने का टाइम है तो जब आप बिस्तर पे जाए सोने के लिए तो आपको खाना खाए 2 घंटे तो कम से कम हो चुके। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका जो शुगर लेवल जो होगा वो आपको पता चल जाएगा, खुदा ना खासा लो की तरफ है तो आपको जागते जागते आपको पता चल जाएगा कि मेरी शुगर कहीं लो हो रही है, तो ये हो गया जी। और इसमें जो रात का खाना खा के जो ख़ास तौर पे, जब मैंने एक बात की और एक पेशेंट मेरे पास आएंगे, उन्होंने कहा कि मैंने इससे कंट्रोल भी किया। मैंने बताया था कि हर खाने के आधा घंटा बाद 10 मिनट के 3 स्पेल कर लें वॉक, या आपके कॉरिडोर के अंदर, मतलब नाश्ता किया उसके आधा घंटा बाद 10 मिनट की वॉक, छोटी वॉक कॉरिडोर में या घर के किसी कमरे के अंदर, दोपहर को भी इसी तरह, रात को भी इसी तरह। तो 30 मिनट आपकी वॉक भी होगी और आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी। सही है। तो डॉक्टर साहब, ये जो हम पेट भर के खा लेते हैं, जिसको आपने कहा बल्क मील, जिसको हम यहाँ पंजाबी में कहते हैं खाबे, तो ये फिर हजम भी ज़रा मुश्किल से होता है? देखिए, जब आप रात को खाना खाते हैं ना, उसके 2-3 नताइज बड़े अजीब से आते हैं। एक तो खाना खा लिया, हैवी मील होता है आमतौर पे, वो ज़्यादा देर स्टे ऑन करता है और आपके जो है कि शुगर लेवल को बढ़ाता है। दूसरा ये होता है कि आपको रिफ्लक्स होता है, यानी वो मैदे में तजाबियत होती है। जब तजाबियत होती है तो खाने की जो ये मुंह है, जो जहाँ से इंटेस्टाइन हमारा होता है, जहाँ से कार्डिक ऑरिफिस जिसको हम कहते हैं, कार्डिक एंड होता है, तो वहाँ से तजाब हलक में भी आता है। वो हलक में आके बाज़ औक़ात इतना तजाबियत करता है कि आपको खांसी भी होता है, और कुछ लोगों को अस्थमा की सिम्टम शुरू हो जाती हैं जी। और ऐसे लगता है कि जलन, किसी ने आग लगा दी है खाने की नाली में, और डिस्पेप्सिया, इस तरह की सिम्टम्स ज़्यादा जो है वो कॉमन हो जाती है। तो रात का खाना बिल्कुल लाइटेस्ट, इट शुड बी द लाइटेस्ट मील ऑफ द डे,
और लेट ना हो, लेट आवर्स में ना हो, खाना खा के लेटे ना, और थोड़ी सी कोई ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज उनका। ज़बरदस्त हो गया। डॉक्टर साहब ये केस है इसी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसी में इसमें है 5 साल से इनको शुगर है, 3 दफ़ा इंसुलिन लगाते हैं, मेजर मील इनका डिनर है और HbA1c 9.7 है, उम्र 40 है और 10 मिनट की वॉक जो है वो डूइंग 10 मिनट्स वॉक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, और ये सिर्फ 4 चपातियाँ खाते हैं, थैले वाले आटे की 4 चपातियाँ एक वक्त में। हाँ जी, एक वक्त में, एक वक्त में। हाँ जी, यही लिखा है यूजिंग 4 चपातीज पर डे ऑफ थैले वाला आटा, ओकेजनली ईटिंग आउट अलॉन्ग विद फिजी ड्रिंक्स, प्लीज टेल मी द वे आउट फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स। देखिए 2-3, एक तो चीज़ आपको पता चल गई 10 मिनट वॉक है विच इज़ टोटली इनसफिशिएंट। अगर 10 मिनट का टाइम नहीं मिलता तो जैसे मैंने 3 जगह पे इसको डिवाइड करके आप ले, ठीक हो, 4 रोटी की जगह 3 रोटियां कर लें। अच्छा ठीक है, ठीक तो सुबह दोपहर शाम 1 रोटी कर लें जी, अपने वक्त पे ले लें। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक जो कैच पॉइंट है जी, वो है वाइट आटा, अच्छा थैले वाला आटा, थैले वाला आटा। ठीक, इसकी रोटी तो बड़ी अच्छी बनती है, पूड़ी की तरह बनती है, मज़े की बनती है, दो पीपल लव टू टेक इट, ठीक है ना। और जो ब्राउन आटे की रोटी जिसके अंदर हाई फाइबर कंटेंट होता है उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होता है, ठीक, तो लोगों को थोड़ा सा वो इतनी पैलेटेबल नहीं लगती खाने के लिए, इतनी अच्छा अट्रैक्टिव नहीं लगती। जो ये उतरती है तवे से तो लोग कहते हैं ये इसको लाओ, और फुल्का सा वो खाते हैं और फूलता सा होता है। अच्छा, उसमें भी आप ये अवॉइड करें क्योंकि इसके अंदर फाइबर नहीं होता, अच्छा, इससे शुगर लेवल आपका बहुत तेज़ी से बढ़ता है और काफ़ी देर तक सस्टेन रहता है। तो अगर शुगर, बाज़ का जब मेरे पेशेंट आते हैं, मैंने थोड़े से अपने एक्सपीरियंस में ये बात सीखी है कि जो लोगों का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता, जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता ये चलता है वो थैले का आटा खा रहे होते हैं और वो आटा ले रहे होते हैं जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई है, यानी शुगर बढ़ाने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या कौन सा आटा? जो ब्राउन कलर का आटा हो, हाई फाइबर हो, जिसमें से छान पूरा उसके अंदर मौजूद हो, उसके अंदर छान निकाला ना जाए। अब तो निकाला नहीं जाता क्योंकि आटे की जो चक्कियाँ इतनी बारीक पीसती हैं आटे को, तो फाइबर उसके अंदर होता है लेकिन उसका कलर ब्राउन होता है। तो ये इसके, अच्छा, इसमें अगर लोग कहते हैं जी इसका रोटी मज़े की नहीं होती, उसका एक तरीका जो है वो ये हो सकता है कि आप जब रोटी बन नहीं हो तवे से निकलती हो, तवे पे उतरते साथ ही अगर उसको ले लीजिए तो उसकी पैलेटेबिलिटी काफ़ी बेहतर हो जाती है, गरम गरम, तो उससे जो है ये इनकी सेहत के लिए भी अच्छा है। तो वाइट आटा जो है ये, और जो रिफाइंड जो आटा है जिसमें वाइट डबल रोटी भी है, ये सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, ये आपको ग्लूकोज भी बढ़ाती है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी करती हैं, और इसके जो मुज़र असरात वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं क्योंकि ये भी सवाल आता है कि गंदम का आटा, बाजरे का आटा, जौ का आटा, ये दूसरा क्या कॉर्न का आटा, मकई का आटा, या इनका कोई मिक्सचर, और ये चोकर, ये सब क्या है? बेसिकली इसके पीछे जो बात है ना वो फाइबर है। लोग मुख्तलिफ तरीके से फाइबर ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। देखिए ज़िंदगी का जब हम बात करते हैं, जैसे इकरा ने बात की कि बर्न आउट क्या है, तो बर्न आउट ये नहीं होता कि हम कुछ वक्त आ जाते हैं, हमें कुछ इस किस्म की चीज़ें खानी पीनी पड़ती हैं जो हम शायद आम आदमी को उसको देखना भी पसंद ना करे जी, तो हम फोर्स्ड होते हैं। चोकर वाले आटे की रोटी, चोकर उसके पड़ी हुई तूड़ी आपको नज़र आ रही है, तो आपका दिल है वो, सारे लोग दूसरी रोटी खा रहे हैं तो आप वो खा रहे हैं, और हर लुकमे के साथ आप आह निकलती है, जो आह निकलती है तो वो फिर असर रखती है वो असर रखती है, और वो एक नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर करनी होती है। कुछ लोग कहते हैं जी तुम उबलियां सब्जियां खानी शुरू कर दो, अब उबली सब्जी कितनी देर कौन खा सकता है। और इसी तरह वो लोग बहुत सारे आटों को मिक्स करके जी वो एक बना लें। मैंने वो, उनसे मेरा सवाल ये होता है, अगर आपको ये अच्छा लगता तो ले, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो रोटी तो कैसा काम है जो रोज करना है, तो ये वो होना है जिसमें प्लेयर फैक्टर ना जाए। जैसे वॉक में प्लेयर फैक्टर को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, तो खाने पीने में भी प्लेयर फैक्टर को एक्सक्लूड ना करें। तो आप वही खाना लें जो घर के बाकी अफराद लेते हैं, एतदाल से लें, मॉडरेशन के साथ लें, बल्कि घर के बाकी अफराद भी उसी लाइफस्टाइल को फॉलो करें जो डायबिटिक का लाइफस्टाइल है, विच इज़ ए हेल्दी लाइफस्टाइल। जी मिस इकरा, आप इजाज़त ले रहे हैं डॉक्टर साहब से या कोई और है बात पूछना? नहीं, बस थोड़ी सी क्वेश्चंस के नेक्स्ट में हम शामिल कर लेंगे। डॉक्टर साहब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और मिस इकरा आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही डॉक्टर एजाज कुरैशी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को उस ख़ास प्रोग्राम में आपके साथ जो है हम बात करेंगे, और एक तरह से हम न्यू ईयर के लिए जो है आपको प्रेप अप करेंगे, प्राइम अप करेंगे।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।